केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यह पार्ट 4 वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। रासायनिक एवं अभिक्रियाएं जो समीकरण है उसका यह पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो जो है 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट 4 वीडियो में जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसमें इस वीडियो के अंतर्गत पहला टॉपिक आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यानी कि रासायनिक समीकरण को देखकर आप कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट बताएंगे रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या है। ये आपके एग्ज़ाम में तीनों जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो भी विद्यार्थी क्लास 10 के मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वीडियो में आपके लिए टॉपिक ला रहे हैं सारा का सारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताते हैं। तो दूसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ होता है ना, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा टॉपिक आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है। सीमाएं का मतलब कमी, यानी कि रासायनिक समीकरण में को देखकर मतलब कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या कमियां पाई जाती है, सीमाएं क्या क्या होती है रासायनिक समीकरण की, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक समीकरण को देखकर कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान से आप लोग सुनते चलेंगे, ठीक है। इस तरह से हेडलाइन देंगे आप, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है आपका, यह अभिकारकों तथा प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। सही बात है, कोई भी रासायनिक समीकरण आप लिखते हैं, है ना, मान लें कि ये हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है ना, ये आपका HCl बना, तो ये एक रासायनिक समीकरण बना। तो रासायनिक समीकरण को देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, संकेत और सूत्र की क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण को देखते के साथ हम लोग उसका उसमें जो भी प्रतिफल है जो बने और जो भी अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक के रूप में, उन सब का हम लोग संकेत और सूत्र की जानकारी जो है समीकरण को देखते के साथ पता कर लेते हैं। दूसरा है आपका, समीकरण को देख करके हम लोग और भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया होने के बाद क्या क्या बन रहा है, ये हम लोग रासायनिक समीकरण देखकर पता कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की जानकारी देता है ना। हम लोग मतलब तीसरा में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे आप, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उसमें जो भी परमाणु है, तत्व के परमाणु है, उसको हम लोग पता कर सकते हैं, है ना, अणु का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका चौथा पॉइंट है कि अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनता है, निर्माण होता है, जिसको प्रतिफल कहते हैं, है ना, प्रतिफल में जो परमाणु और अणु है ना, उसकी भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं समीकरण को देख करके। पांचवा आपका गुण है, यह अभिक्रिया के अभिकारकों तथा प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। मोलों की संख्या को क्या करता है, बताता है ना। रासायनिक समीकरण को देख करके आप मोल की संख्या का वैल्यू निकाल सकते हैं, मोल का अनुपात निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर है आपका, यह अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी दे सकता है ना, यानी कि द्रव्यमान का पता चल जाएगा, है ना। समीकरण को देख लेंगे तो देखने के बाद अभिकारक यानी कि अभिक्रिया में जो भाग लिया और प्रतिफल जो अभिक्रिया होने के बाद बना उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 7वां पॉइंट है, यह गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों के आयतन की जानकारी देता है ना। ये गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों क्या करता है, आयतन की भी जानकारी देता है समीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पे एक इक्वेशन लिए हुआ है, एक समीकरण ले लिए हैं, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया कर रहा है तो अमोनिया गैस बन रहा है। क्या बन रहा है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है, बैलेंस कर दिए हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन इधर एक ही है और इधर 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 2 लिख दिया गया है ना। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 2 लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ 2 लिखने से हाइड्रोजन 6 हो जाता है,
तो यहाँ भी क्या करेंगे 3 लिख देंगे। तो इस तरह से संतुलित हो गया, है ना, क्योंकि हम लोग रासायनिक समीकरण जो भी लिखते हैं वो बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, है ना, संतुलित रूप में लिखते हैं। तो देख रहे हैं इस रासायनिक अभिक्रिया को देख करके, है ना, इस क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को देख करके जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसका सूत्र पता कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ये नाइट्रोजन का सूत्र है, ये हाइड्रोजन का सूत्र है, और ये अमोनिया का सूत्र है, NH3 जो है अमोनिया का सूत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें तत्व के जो परमाणु भाग ले रहे हैं ना, परमाणु की संख्या भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में परमाणु की संख्या देखेंगे कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं और हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, 6 परमाणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस अणु का आप बता सकते हैं कितना अणु भाग ले रहा है। तो नाइट्रोजन के 2 अणु जो हैं इधर निर्माण हो रहे हैं। ठीक है, भाग नहीं ले रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं। अमोनिया का 2 अणु जो है यहाँ पे निर्मित हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, इसमें मोल का संख्या कैसे पता करेंगे, तो जितना यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नंबर लिखा है, कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो मोल जो होगा 1 होगा, नाइट्रोजन का 1 मोल होगा, और हाइड्रोजन का कितने मोल होंगे, 3 मोल होंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि अमोनिया जो गैस है इसके 2 मोल जो है बन रहे हैं। ठीक है, अब इसका मास निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का, है ना, परमाणु संख्या तो 7 होता है, द्रव्यमान कितना होता है, 1 का 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो है ना, 28 हो जाएगा, ग्राम होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन का ग्राम कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का जो है द्रव्यमान होता है 1 होता है ना, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा। अब इधर अमोनिया का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28। ठीक है, 28 कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका कितना है, 2 है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो द्रव्यमान तो 14 होता है, 14 में आप 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 से 3 कितना हो जाएगा, 30, 31, 34 हो रहा है, गलती हो रहा है। ठीक है, इसका द्रव्यमान 34 ग्राम हो जाएगा। देखेंगे कैसे, 2 नाइट्रोजन है तो 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा आपका, 2 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 ग्राम जो है अमोनिया आपका, इसका द्रव्यमान हो जाएगा अमोनिया का, जो कि निर्माण हो रहा है। ठीक है, आयतन देखेंगे, आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर साइड में लिखा रहेगा वही होगा, आयतन होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हो, 1 आयतन भाग ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 आयतन जो है भाग ले रहा है हाइड्रोजन, और अमोनिया जो है कितना बन रहा है, 2 आयतन बन रहा है। कितना बन रहा है, 2 आयतन बन रहा है। ठीक है, अब इसको STP पे मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी कि सिंपल रूप से देखा जाए तो सामान्य दाब और ताप पर जो है एक आयतन का वैल्यू जो है होता है गैसीय स्थिति में जो है 22.4 लीटर होता है ना। यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो 1 गुना 22.4 करेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 3 अणु हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो इसका द्रव्यमान निकालेंगे गैसीय स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर निकालेंगे तो 3 × 22.4 लीटर होगा 3 आयतन का। ठीक है, 2 आयतन है तो 2 से गुना कर देंगे, 1 आयतन का वैल्यू होता है 22.4 लीटर होता है, तो 2 आयतन का कितना हो जाएगा, 2 गुना 22.4 लीटर हो जाएगा। तो ये सब जो है जानकारी मिलता है आपको, किससे जानकारी मिलता है, रासायनिक समीकरण को देख करके ये सब जो है जानकारी मिलता है। तो आपसे मैट्रिक के परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर का पूछता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछता है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से एक समीकरण का नाम दे देगा, कोई भी समीकरण दे देगा, मान लीजिए यही समीकरण दे देगा, और कहेगा इस समीकरण को देखकर क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी कि रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं उससे क्या क्या लाभ होता है। तो पहला लाभ की बात करेंगे तो पहला लाभ जो है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण करना आसान होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप जब समीकरण के रूप में लिखते हैं, है ना, दर्शाते हैं, तो वो बहुत ही आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज़ की कम कागज़ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा आपका विशेषता है, लाभ है, रासायनिक संघनन की सहायता से प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की ठीक ठीक गणना की जा सकती है। कहने का मतलब है
कि समीकरण को देख करके समीकरण की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफल के द्रव्यमान की गणना जो है ठीक ठीक किया जा सकता है। तीसरा है आपका, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः रासायनिक संकेतन की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, 3 पॉइंट है आपका। नेक्स्ट है आपका, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। सीमाएं मतलब कमियां। रासायनिक समीकरण में क्या क्या दोष है, दोष भी कह सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण की दोष क्या क्या है ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो इस तरह से आपको बताना है। पहला पॉइंट, रासायनिक समीकरण की दोष, सीमाएं, कमी निम्नलिखित है। पहला आपका, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था, जैसे ठोस है कि द्रव है कि गैस है, यानी समीकरण को देख करके हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, है ना, कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं और निर्माण होने वाले जो पदार्थ हैं, उसको हम लोग समीकरण को देख करके ठोस, द्रव और गैस की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपका, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता। आप रासायनिक समीकरण को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि उस अभिक्रिया में जो है ऊष्मा निकल रहा है, हीट निकल रहा है कि हीट अब एब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, ये आप समीकरण को देख करके नहीं बता सकते हैं। तीसरा है आपका, रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन किन दशाओं में संभव है। रासायनिक समीकरण को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि अभिक्रिया किस किस दशा में होता है, जैसे कि ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरण की उपस्थिति में, ये सब समीकरण को देख करके आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। रासायनिक समीकरण जो है ना, समीकरण को देख करके अभिक्रिया के वेग मतलब अभिक्रिया का जो वेलोसिटी, स्पीड होता है, उसके बारे में आप पता नहीं कर सकते हैं कि अभिक्रिया तेज होगा कि धीरे धीरे होगा, ये आप समीकरण को देख करके नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोट के साथ होती है, परंतु यह बात जो है, इस बात की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं होती है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, विस्फोट होता है, लेकिन समीकरण को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो है विस्फोटक होगा, ठीक है, कि नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर है, समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि उस अभिक्रिया में अभिकारकों की कितनी मात्रा खर्च हुई तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। समीकरण को देख करके नहीं बता सकते हैं कि अभिक्रिया में कितनी अभिकारक की कितनी मात्रा खर्च हुई है तथा प्रतिफल के कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ है, ये आप समीकरण देख करके नहीं बता सकते हैं। इस प्रकार से तीनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए, बहुत ही प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया हुआ है ना। फिर है आपका नेक्स्ट है, जिसके बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट VVI एकदम टॉपिक सब है ना। आपके मैट्रिक के परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है ना। रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है ना, संयोजन अभिक्रिया, इसी को संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको नाम बता देते हैं कौन कौन सा अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसको संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथा है विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं। पांचवा है आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। छठा है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आठवां है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नौवां है ऑक्सीकरण अवकरण, है ना, या उसी को उपचयन अपचयन भी कहते हैं और रेडॉक्स भी कहा जाता है। और 10 पॉइंट में आपको बताएंगे ऑक्सीकारक और अवकारक। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक साथ नहीं 2 पार्ट में इस वीडियो को लाएंगे, ठीक है। कम से कम 5-5 रासायनिक अभिक्रिया एक साथ आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, हमारे वीडियो को, और लाइक करें। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।